नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। संसद का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, कंपनी संशोधन विधेयक और काले धन से जुड़े बिल पारित। बेनामी लेन देन प्रतिबंध संशोधन बिल कैबिनेट में मंजूर, बाल श्रम कानून में भी होंगे बदलाव। एनडीपीसी और आईओसी कंपनी में बिकेगी हिस्सेदारी। सरकारी विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश, केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की होंगी तस्वीरें, राजनीतिक दलों ने जताई असहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात चीन के शीयान शहर होंगे रवाना, राष्ट्रपति शी जिनपिंग से सीमा विवाद और व्यापार संतुलन पर होगी बात। और पाकिस्तान के कराची में बस पर आतंकी हमला, बंदूक भाइयों ने ली 47 यात्रियों की जान, घटनास्थल से मिला आईएस का पर्चा। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। संसद का बजट सत्र बुधवार को समाप्त हो गया। इस सत्र में रेल बजट और आम बजट के अलावा कई महत्वपूर्ण बिल पास किए गए। इसके साथ ही किसानों और खेती के संकट जैसे विषयों पर चर्चा के अलावा कई मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर भी चर्चा हुई। हालांकि जीएसटी और भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयकों को समितियों के हवाले करना पड़ा। इस सत्र के दौरान राज्यसभा में विपक्ष का मजबूत हस्तक्षेप भी साफ दिखा। बजट सत्र में लोकसभा की कुल 35 बैठकें हुई, जबकि राज्यसभा की बैठकों की संख्या 32 रही। इस सत्र में दोनों सदनों ने कुल 24 बिल पास किए। संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 साल में किसी सत्र में इतने बिल पास नहीं किए गए। बजट सत्र में जो बिल पास हुए उनमें बांग्लादेश के साथ जुड़े लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट और ब्लैक मनी बिल अहम रहे। सरकार ने कहा कि पिछले 1 साल में संसद की कुल 90 बैठकें हुई हैं, जो साल में संसद की कम से कम 100 बैठक के लक्ष्य को पाने के करीब हैं। Total of 22 bills were introduced in Lok Sabha, 2 bills in Rajya Sabha during the budget session. Lok Sabha passed 23 bills, Rajya Sabha passed 24 bills. बजट सत्र में लोकसभा में सरकार को संख्या बल का स्पष्ट फायदा मिला। लोकसभा में सरकार के सभी बिल आसानी से पास हो गए, लेकिन राज्यसभा में सरकार को विपक्ष से कड़ी चुनौती मिली। विपक्ष के दबाव में सरकार को कई बिल सिलेक्ट कमेटी को भेजने पड़े। इन बिलों में जीएसटी भी शामिल है। भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को भी विपक्ष के दबाव में संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया। राज्यसभा ने 235वें सत्र के दौरान 12 विधेयकों और 1 गैर सरकारी विधेयक को मंजूरी दी। The legislative activity in the session was indicative of considerable vigor. 12 government bills, including 1 constitutional amendment bill, were passed and returned. In addition, and after a gap of 36 years, a private member's bill aimed at promoting the right of transgenders was also passed. सरकार और विपक्ष के बीच जोर आजमाइश के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पास हुआ। बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद सुलझाने वाले इस विधेयक पर दोनों ही सदनों में बेहद सौहार्द का माहौल नजर आया। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे सत्र के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। नीरजा, स्वागत है आपका। ओवरऑल मैं कहूँ तो बहुत ही एक सिटिंग के लिहाज से और कामकाज के लिहाज से जो आंकड़े सामने आए हैं पिछले कई वर्षों के लिहाज से बेस्ट दिख रहे हैं, बेहतर दिख रहे हैं। कंपेयर करें अगर मैं कहूं कि सरकार के पहले 1 साल के दरमियान ये सत्र, क्योंकि जो सत्र है इसका, इससे पहले की सरकारों से कितना अलग या फिर कितना आगे पीछे आ पा रही है? देखिए, जो बहुत ही रिमार्केबल चीज मैं कहूंगी पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के लिए वो है कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि लोकसभा ने भी काम किया, डिस्कशन हुए, लेजिस्लेटिव बिजनेस हुआ, राज्यसभा ने भी किया। मुझे याद है 2010 का सत्र जो था, सेशंस जो थे एकदम वॉश आउट थे, और कुछ सत्रों में तो ऐसा था कि 6% काम हुआ। इस तरह के इतने नीचे के आंकड़े थे कि बिल्कुल ही जैसे ना के बराबर था, वॉश आउट था। यहाँ कह रहे हैं 120% काम किया लोकसभा में, मतलब 6 बजे के बाद भी बैठे, 109% काम किया राज्यसभा में। तो पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग अपनी वापस रेल पे, पटरी पे आती दिख रही है। बहुत बड़ी उपलब्धि है काफी सालों के बाद, और मैं इसका श्रेय रूलिंग पार्टी को भी दूंगी, ऑपोजिशन को भी दूंगी। एक रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने विरोध किया लेकिन चलने दिया हाउस को। दूसरी चीज है कि एक बहुत आक्रामक ऑपोजिशन
सामने आया इस बार। पहले इतना नहीं था, लोग बुरी तरह से हारे हुए थे, कांग्रेस भी और पार्टियां भी सीमित हो गई थी, और ये जो बीजेपी और एनडीए इतनी शानदार जीत के बाद आए थे तो जरा उदासीनता थी। अब वो फॉर्म में आते दिखे हैं। कई इकोनॉमिक बिल्स की बात हो रही थी, ऑर्डिनेंसेस 5 पास हो गए अपर हाउस में भी, बिल्कुल, जो कि जहां की ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी नहीं है। और इकोनॉमिक बिल्स भी हालांकि कहा जा रहा है कि नहीं होने दिया, और जीएसटी सिलेक्ट कमेटी को गया है राज्यसभा की, और लैंड बिल, ये 2 बादल छा रहे। लैंड बिल तो जिसपे बहुत कड़ा विरोध रहा कई पार्टियों का, अब वो ज्वाइंट पैनल को दे दिया गया है, मॉनसून सत्र में सामने आएगा। अब देखते हैं कैसे नेविगेट करती है सरकार। शुरू में बहुत ही सरकार ने अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना दिया लैंड बिल को, प्रधानमंत्री ने अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना दिया, लेकिन एंड जब हुआ बजट सेशन एक लचीलापन था। ठीक है, हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है अपर हाउस में, तो मानेंगे हम बात ऑपोजिशन। क्या ये कहा जाए कि जो आपने बात, क्योंकि शुरुआत में आपने कहा भी कि शुरुआत में ऐसा लगा था कि सरकार के पास जिस तरह का लोकसभा में बहुमत है, उसके चलते वो तेजी के साथ किसी मुद्दे को आत्मसम्मान के साथ जोड़ते उसे आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस सत्र के आखिर आते आते ऐसा लगा कि सरकार या फिर फ्लूइड मैनेजमेंट को शायद ये लगा, आभास हुआ कि बिना विपक्ष के चलना मुश्किल होगा, और इसीलिए इस बार थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देखा है। भले ही तीखी तकरार हुई हो, ज्यादा बहसें हुई हो, लेकिन मुद्दे पर दोनों ही पक्ष अपनी अपनी, जो मैं कहूं कि उनकी अपनी मांगे थी या फिर जो उनके अपने उसूल थे, उससे डिगे नहीं वो ठीक बात है। और देखिए, तकरार और कॉन्फ्लिक्ट, ये कंटेंशन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है, बहुत अच्छा हिस्सा है। अब जैसे ब्लैक मनी का बिल पास हुआ, राम जेठमलानी खड़े होके इतनी खिंचाई की उन्होंने, और मैंने सोचा अभी देखते हो, अभी कुछ घंटे पहले ही हुआ ये, तो कितना शानदार हिस्सा है कि आप खड़े होके गाली गलौज नहीं करेंगे, लेकिन रूलिंग पार्टी को भी टेक ऑन करेंगे, ऑपोजिशन को भी करेंगे, तो तकरार से नहीं घबराहट है। पर ये जो पहले होता गया है ना, जो सड़कों पे राजनीति होनी चाहिए थी, वो पार्लियामेंट के अंदर दिखती थी। तो पार्लियामेंट एकदम वॉश आउट होता था, फंक्शनिंग लेजिस्लेटिव बिजनेस भी। अभी भी सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे, अब अगर वो मानते हैं लैंड बिल इतना अहम चीज है, राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, कैसे करेंगे? जॉइंट सेशन करेंगे या फिर रीजनल पार्टीज को मनाएंगे, जो कि एफर्ट दिखता है इस समय। कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस मिडिल पाथ हो सकता है, शरद पवार जैसे लोग वो जॉइंट पैनल में हैं, क्या वो कंसेंसस क्रिएट कर पाएंगे सबके साथ, अनुभवी लोग हैं, या फिर जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको आइसोलेट करके जो लोग बाकियों को साथ लेके पास होगा, जॉइंट सेशन होगा, ये सब क्वेश्चन मार्क है। लेकिन फिलहाल जैसा मैंने कहा, कई चीजें पास हुई हैं, अहम चीजें पास हुई हैं। और एक नया रिकॉर्ड ये भी बना कि प्राइवेट मेंबर बिल बहुत दशकों के बाद, मैं कहूँ कि कई दशक के बाद, 36 साल के बाद पास हुआ। ट्रांसजेंडर के राइट्स में डीएमके के सदस्य ने किया, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक एमपीज को एक संदेशा भी है कि अगर हम किसी इश्यू के बारे में स्ट्रांगली फील करते हैं तो ये हम ला सकते हैं, कंसेंसस क्रिएट कर सकते हैं, और सरकार पे दबाव बनता है। फिर आप इस मुद्दे को देखिए, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में नीता, आपने भी देखा, लगातार आप कवर कर रही हैं कि संसद की सिटिंग्स भी कम होती रही थी। जो कमेटी बनी थी उसने रेफर किया था कि कम से कम 100 के आसपास होनी चाहिए, और उसके इर्द गिर्द कहीं जाता हुआ दिख रहा है आंकड़ा। यानी कि जिस दिशा की तरफ बात हो रही थी, क्योंकि बार बार संसद के ऊपर कई तरह के आक्षेप भी लगते रहे हैं, आरोप भी लगते रहते हैं कि वे ज्यादा अवरोध होता है, चर्चाएं कम होती, बैठकें कम होती जा रही हैं, शायद उनको वॉश आउट कर दिया है इस सत्र ने। हाँ, वो एक आशा की किरण की तरह है। और ये भी अच्छा लगा लोगों को कि जब ऑपोजिशन ने कोऑपरेट किया तो प्रधानमंत्री ने जाके उनका धन्यवाद दिया। तो ये सब तो डेमोक्रेसी में चलना चाहिए। इतना पोलराइज चीजें, इतनी कटुता नहीं आ जानी चाहिए, जो कि बीच में लगता था कि आ गई है। राहुल गांधी, बहुत उनका शानदार परफॉर्मेंस रहा है, कमबैक जो किया है छुट्टी के बाद जो आए हैं, नया रवैया है, इससे कांग्रेस भी प्रोत्साहित हुई है। और रूलिंग पार्टी की मैनेजमेंट भी, मतलब शुरुआत एक तरह की थी, ऑर्डिनेंस के रूट थे, लेकिन अब जैसे लगता है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी है, और जैसे मैं कहती हूँ कि स्टूपिंग टू कॉन्कर की तरफ जा रहे हैं। चलिए नीरजा, बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। शुक्रिया।
तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। प्रधानमंत्री की चीन यात्रा, क्या है एजेंडा और क्या है चुनौतियां, ढूंढेंगे सारे सवालों के जवाब। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आज मोदी की चीन यात्रा, आज रात 8:30 बजे। Taking on the black money menace, checking illegal outflow from India. Will the new black money law be a deterrent? Watch the big picture at 9:30 p.m. on Rajya Sabha television. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 3 देशों की यात्रा पर आज देर रात रवाना होंगे। 14 से 19 मई के बीच होने वाले इस दौरे के पहले चरण में चीन पहुंचेंगे और बाद में मंगोलिया और दक्षिण कोरिया जाएंगे। बतौर प्रधानमंत्री उनका यह पहला चीन दौरा है और इसको मेक इन इंडिया अभियान और बुनियादी ढांचे के लिए निवेश जुटाने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। नी हाओ, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था चीन यात्रा के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी 14 मई की सुबह चीन के शियान शहर पहुंचेंगे। शियान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुश्तैनी निवास रहा है। यहाँ उनकी चीनी राष्ट्रपति के साथ शिखर वार्ता होगी। इसमें आपसी मसलों के अलावा पाकिस्तान और आतंकवाद पर बातचीत हो सकती है। प्रधानमंत्री ने चीन दौरे को अहम बताया है। मुझे विश्वास है कि चीन की मेरी ये यात्रा भारत और चीन के संबंधों को ही आगे बढ़ाएगी ऐसा नहीं, लेकिन पूरे एशिया को और दुनिया के सभी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक नया सीमा चिन्ह बनेगा। प्रधानमंत्री 15 मई को राजधानी बीजिंग में होंगे, जहां चीन के प्रधानमंत्री ली कशांग उनका औपचारिक स्वागत करेंगे। इस दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इसमें व्यापार, निर्माण और राजनीतिक सहयोग के मुद्दे शामिल होंगे। Full range of political issues would be discussed, bilateral ties, regional issues, multilateral issues, not just political matters but economic issues will also come up, issues relating to trade, to investment, to our collaboration on infrastructure projects. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को शंघाई में प्रमुख चीनी कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे और निजी क्षेत्र में सहयोग के अवसरों का जायजा लेंगे। भारतीय कंपनियों के चीन में व्यापार पर सहयोग पर भी बात होगी। भारत और चीन के बीच $65 अरब के मौजूदा आपसी व्यापार में फिलहाल चीन का दबदबा है। A lot of Indian companies are finding barriers in doing business in China. So this market access issue, we would wish the Prime Minister to take up so that these issues are resolved. भारत और चीन व्यापार और सीमा से जुड़े मसले पर एक मत नहीं है, लेकिन ब्रिक्स में दोनों देश सहयोग कर रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री और चीनी राजनीतिक नेतृत्व की कोशिश होगी कि न सिर्फ सरकार के स्तर पर आपसी साझेदारी बढ़े, बल्कि जनता के बीच भी नजदीकी बढ़े। अपनी चीन यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक रिश्ते को भी एक नया आयाम देना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने राष्ट्रपति के गृह प्रदेश को अपने पहले पड़ाव के रूप में चुना है, जो कि इस देश के सबसे पुराने शहरों में माना जाता है और जो कि राजनीतिक ताकत का केंद्र भी है। शियान से कैमरा पर्सन पद्माकर के साथ अमृता राय, राज्यसभा टीवी के लिए। और कल के इस दौरे के बारे में और बातचीत करने के लिए सीधे रुक करेंगे शियान, जहां से जुड़ रही हैं हमारे सहयोगी अमृता राय। अमृता, प्रधानमंत्री का चीन का दौरा बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कहा जा रहा है और शुरुआत शियान से ही होनी है। कल के किस तरह के कार्यक्रम हैं और क्या क्या कार्यक्रम हैं? देखिए कविंद्र, अगर दौरे के कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री कल सुबह 6:30 बजे शियान पहुंचेंगे और शियान में उनका स्वागत करेंगे शांगशी प्रांत के गवर्नर, उनकी अगवानी करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 10:20 पर टेराकोटा म्यूजियम जाने का है। उसके बाद यहाँ के एक लोकल टेम्पल में वो जाएंगे और फिर उधर से लौटते हुए वो सिटी वॉल देखते हुए होटल आएंगे। होटल शांग्रीला में संभवतः उनके ठहर
ठहरने का इंतजाम किया गया है और इसके बाद 3:30 बजे वो शांक्षी गेस्ट हाउस जाएंगे, जहां पर शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात है। और उसके बाद तकरीबन 4:30 बजे या 4:50 से लेके 5:50 तक 1 घंटे के करीब वाइल्ड गूस पगोडा में वो रहेंगे, जहां पर माना जाता है कि श्विन चांग जो कि एक तरह से कहें ट्रैवलर थे, जिन्होंने इंडिया का दौरा भी किया और भारत से मनुस्मृति लेकर यहाँ पर आए, उसका अनुवाद किया। वहाँ वो तमाम चीजें देखेंगे, उसको समझेंगे और तकरीबन 1 घंटे उस जगह पर बिताएंगे पगोडा में। और इसके बाद हो सकता है कि कुछ और इस तरह के कार्यक्रम हो उनके जो शी जिनपिंग के साथ हों, और तकरीबन 12-13 घंटे बिताने के बाद वो यहाँ से बीजिंग के लिए रवाना हो जाएंगे। अमृता, इस दौरे को लेकर यहाँ पर कई तरह की बातें हैं, अलग अलग एजेंडे की बात हो रही है। आर्थिक मैं कहूं कि जो फोकस है वो भी दिख रहा है। चीन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दरमियान क्या बड़े मुद्दे हैं जिन पर फोकस रहने की उम्मीद है? वहां की मीडिया में जो खबरें आ रही हैं। जी, चीन दौरे का मुख्य फोकस प्रधानमंत्री का वैसे तो माना जा रहा है कि ट्रेड और बिजनेस ही रहेगा, क्योंकि आज जो एम्बेसडर की तरफ से हमारे साथ बातचीत में बताया गया, उसके मुताबिक तकरीबन 20 समझौते बिजनेस टू बिजनेस होंगे, यानी भारत और चीन के बीच तकरीबन 20 बिजनेस समझौते हो सकते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो समझौते हैं वो भी 1 दर्जन के करीब होने वाले हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा अभी खुलकर बातचीत नहीं हो रही है। हालांकि विवादित मुद्दों को अभी जो ऑफिशियल्स हैं वो दूर रखना चाहते हैं, विवादित मुद्दों पर ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। विवादित मुद्दे चाहे वो बॉर्डर से रिलेटेड हों या स्टेपल वीजा से रिलेटेड हों या और दूसरे विवादित मुद्दे हों, उन सब पर अभी ज्यादा कुछ स्पष्टता से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौतों में कुछ हद तक आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि माना यह जा रहा है कि तकरीबन 10 से 12 समझौते हो सकते हैं, लेकिन फोकस ट्रेड और बिजनेस ही रहेगा। तो फोकस ट्रेड और बिजनेस रहेगा। अमृता, बहुत बहुत शुक्रिया वहां से ताजा अपडेट के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा ने आज कंपनी संशोधन विधेयक 2014 को सर्वसम्मत से मंजूरी दे दी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बिल के कानून बनने से देश में कंपनियों को काम करने में सहूलियत होगी। उन्होंने सदस्यों को नए कंपनी कानून में विसंगतियां दूर करने के लिए एक समिति गठित करने का भरोसा भी दिया। कंपनी कानून के कुछ प्रावधानों में बदलाव से जुड़ा कंपनी संशोधन बिल 2014 बुधवार को राज्यसभा से पारित हो गया। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इससे देश में निवेश का बेहतर माहौल बनेगा। वित्त मंत्री ने कानून के दूसरे प्रावधानों की समीक्षा के लिए समिति बनाने की भी बात कही। The others have to be tried by the normal magisterial court. This, sir, is the substance of these amendments, and I am grateful to the members who have spoken on this. And as I have said, I will be constituted a committee very shortly to go into other areas of this act, so that other amendments which are required in this act could also be brought about. बिल पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद के रहमान खान ने बिल के कुछ प्रावधानों पर फिर से विचार की मांग की। समाजवादी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के सदस्यों ने समिति बनाने की मांग की। I request the government to look into the provisions of section 143 and the special resolution. 6 महीने के लिए कोई कमेटी बनाइए, इससे ज्यादा न बनाइए। वो कमेटी सब लोगों से राय ले ले, लोग अपने सजेशन दे दें और उस सजेशन को 6 महीने के अंदर आपको रिपोर्ट दे दे। That a committee be set up, whether it's a joint committee of the parliament or a committee set up by the finance minister, but we must relook at this act. हेराफेरी करने और नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर विधेयक में 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही कंपनी के दोषी अधिकारियों पर जुर्माना लगाने के साथ 7 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। वहीं अब निजी कंपनियों की स्थापना के लिए 1 लाख और पब्लिक कंपनियों के लिए 5 लाख रुपए के पेड अप शेयर कैपिटल की जरूरत वाला प्रावधान भी हटा दिया गया है। ऋतु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विदेशों में काला धन रखने वाले लोगों को 10 साल तक की सजा और भारी जुर्माना वसूलने से जुड़े विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई। लोकसभा से पारित होने के बाद आज राज्यसभा ने बिल को चर्चा के बाद वापस लौटा दिया। चर्चा के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि विदेशों में रखी अघोषित संपत्ति की घोषणा करने वालों को निर्धारित समय सीमा के लिए एक रास्ता भी मुहैया कराया गया है। समय सीमा बीतने के बाद 30% कर के साथ 90% जुर्माना चुकाना होगा और अब आपराधिक मामले का भी सामना करना पड़ेगा।
केंद्रीय कैबिनेट ने आज बेनामी लेन देन प्रतिबंध संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। बैठक में एनटीपीसी और इंडियन ऑयल कंपनी में सरकारी हिस्सेदारी बेचने का भी फैसला लिया गया। इसके अलावा नई यूरिया पॉलिसी पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार सुबह कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने बेनामी लेन देन प्रतिबंध संशोधन बिल 2015 को मंजूरी दे दी। इससे 1988 के मूल कानून में बदलाव होगा। विधेयक में बेनामी संपत्ति जब्त करने के साथ ही जुर्माने और जेल का प्रावधान है। मंत्रिमंडल ने बाल श्रम निषेध संशोधन बिल 2012 में बदलाव का फैसला भी किया है। नए संशोधन के बाद 14 साल से कम आयु के बच्चे परिवार के गैर खतरनाक कामों में हाथ बटा सकेंगे और मनोरंजन उद्योग में कुछ शर्तों के साथ काम कर सकेंगे। वहीं 14 से 18 साल के बच्चे किसी भी खतरनाक उद्योग में काम नहीं करेंगे। पहले 14 साल से कम उम्र के बच्चों का सिर्फ 18 तरह के खतरनाक उद्योगों में काम करने पर प्रतिबंध था। कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी में 5% और इंडियन ऑयल में 10% सरकारी हिस्सेदारी बेचने पर मुहर लगा दी। दोनों कंपनियों में विनिवेश से सरकार को करीब 13,600 करोड़ रुपए मिलेंगे। चालू वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर 41,000 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट ने नई यूरिया नीति को मंजूरी भी दी है। इसका मकसद अगले 4 साल में यूरिया के उत्पादन में देश को पूरी तरह सक्षम बनाना है ताकि किसानों को समय पर उर्वरक मिल सके। देश में हर साल 22 मिलियन टन यूरिया का उत्पादन होता है। फिलहाल 8 मिलियन टन यूरिया आयात करना होता है। कैबिनेट ने नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत अगले 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने को मंजूरी दी है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों पर मंत्रियों की फोटो लगाने पर रोक लगा दी है। आज जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक सरकारी विज्ञापनों पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश के मुख्य न्यायाधीश के अलावा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के फोटो ही लगाए जा सकेंगे। कोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों में तमाम नेताओं और मंत्रियों के फोटो को प्रकाशित करने को सरकारी पैसे का दुरुपयोग माना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी विज्ञापनों में मंत्रियों और राजनेताओं के फोटो नजर नहीं आएंगे। आदेश के मुताबिक सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीरें ही सरकारी विज्ञापनों का हिस्सा हो सकती हैं। जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एम.वी. रमना की खंडपीठ ने सरकारी विज्ञापनों में मंत्रियों की फोटो को व्यक्ति पूजा की तरह माना है। सरकारी एडवर्टाइजमेंट्स जो सरकारी पैसे से इशू किए जाते हैं उसमें कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। ये पर्सनैलिटी कल्ट को बढ़ावा देता है और अगर कोई भी सरकारी इश्तेहार में अगर किसी भी मंत्री या किसी भी मुख्यमंत्री की फोटो पब्लिश होती है तो वो इसका दुरुपयोग माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले विज्ञापनों पर भी शर्तें लगाई हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक सरकारी विज्ञापन में पार्टी का नाम, सिंबल, लोगो, झंडा या पार्टी के किसी नेता का फोटो नहीं होगा। केंद्र सरकार ने कोर्ट में इस फैसले का विरोध किया था। राजनीतिक दल भी अदालत के इन ताजा दिशा निर्देशों से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे ख्याल ये तो कुछ थोड़ी न्याय संगत नजर नहीं आ रही है और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट को दखल देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ सरकारी गैर सरकारी नहीं, बात ये है कि करोड़ों रुपया लगता है इस पे, इतनी ऐड की कोई जरूरत नहीं होती। I think it is well within the right of a government to project what it does by showing photographs of ministers and others. You know, it gives a very clear impression as to who is pioneering a particular intervention or an initiative. And then it is left for the people to decide whether if they like their intervention, should they support their government, and if they don't, should they oppose it. सुप्रीम कोर्ट ने इन दिशा निर्देशों के पालन के लिए केंद्र को 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का भी आदेश दिया है। 2003 में दाखिल याचिका में कहा गया था कि सरकार चला रही पार्टियां सरकारी विज्ञापनों के जरिए राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करती हैं। इसलिए नियंत्रण के लिए व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की थी जिसने ये ऐतिहासिक दिशा निर्देश जारी किए। रविंद्र सिंह शुरान, राज्यसभा टीवी। और खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में एक आतंकी हमले में 47 लोग मारे गए हैं। मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने बस के अंदर जाकर ये हत्याएं की। मरने वाले सभी लोग इस्माइली शिया समुदाय से थे। हमलावरों की तलाश में बड़े पैमाने पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। आज सुबह करीब 9:30 बजे कराची के सिपोर चोरलगी का यह इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा।
पुलिस की वर्दी पहने 3 मोटरसाइकिलों पर सवार आतंकवादियों ने पहले बस को रुकवाया और उसके बाद बस में बैठे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बस में 60 लोग सवार थे, जिनमें 47 ने अस्पताल ले जाने से पहले दम तोड़ दिया। मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं और बच्चों की है। औरतें और नौजवान ज्यादा थे उसके अंदर जी। और तकरीबन जब हम गए तो फिर अंदर देखा तो बड़े लाशी थी उसके अंदर, और वो वहाँ खड़े करके जो ड्राइवर था वो वहाँ से जा चुका था। इस पूरे इलाके को पुलिस और पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने अपने कब्जे में ले रखा है। हमलावरों को पकड़ने के लिए चौतरफा तलाशी ली जा रही है। घटनास्थल से इस्लामिक स्टेट के संदेश लिखे कुछ पर्चे मिले हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान स्थित आतंकी संगठन जुनूदुल्लाह ने भी हमले की जिम्मेदारी ली है। होल मिले हैं मुख्तलिफ वेपन्स के, मल्टीपल वेपन्स है, कोई किसी एक वेपन से फायरिंग नहीं की गई है। और यहाँ मौके से क्राइम सीन से भी अभी एक झाड़ियों से खोल मिला है। तो अभी फिलहाल हम फॉरेंसिक्स के लिए और क्राइम सीन के हवाले से काम कर रहे हैं। सरकार का मानना है कि ये हमला पूरी योजना बनाकर किया गया। ये यकीनन पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की एक मजमूम कोशिश है और एक दूसरे को लड़ाने की मजमूम कोशिश है। ऐसे तबकों को भी बीच में मुलव्विस किया जा रहा है जो कभी भी आज तक कंट्रोवर्शियल नहीं थे। इस्माइली मुस्लिमों को पाकिस्तान में अमन पसंद और सियासत से दूर रहने वाला समुदाय माना जाता है। पिछले कुछ महीनों में इस्माइली समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर कई हमले किए गए हैं। पाकिस्तान में बीते 2 साल में 1000 शिया मुस्लिमों की आतंकी हमलों में जान जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद में आज नेपाल और बिहार में हाल ही में भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। नेपाल में कल आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 76 पहुंच गई है, जबकि भारत में 18 लोगों की मौत की खबर है। आज भी नेपाल में 13 हल्के झटके आए, इससे डरे हुए लोग कैंपों में रहने को मजबूर हैं। घायलों का इलाज टेंट में बने अस्थायी अस्पतालों में चल रहा है। काठमांडू और आसपास के इलाकों में आए तेज भूकंप के बाद घायलों को इन अस्थायी अस्पतालों में भर्ती किया गया है। घायलों में ज्यादातर वो लोग हैं जो गिरती इमारतों या भागती भीड़ की चपेट में आ गए थे। टुडे मॉर्निंग 6 o'clock वी हैव हैड around 99 patients and out of them 39 have been already discharged. So we are having around 60 patients who are still admitted. भूकंप से कई लोगों के घर तबाह हो गए और जिनके घर बच गए हैं वो भी दहशत में हैं और अपने घरों को लौटने को तैयार नहीं। इस बीच खराब होते मौसम और लगातार होते भूस्खलन ने लोगों के दर्द को और बढ़ा दिया है। अनि छोरी एउटा 9 मा पढ्थ्यो, त्यो पनि परे पहिरोमै। छोरा 5 मा पढ्थ्यो बोर्डिङमा, त्यो पनि गयो। आमा 72 वर्ष हुनुहुन्छ, आउनु पर्यो। श्रीमती पर्यो, 5 जना हैन। अनि भाइको 3टा छोराछोरी पर्यो। भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है, लेकिन लोग अब भी भूकंप के बाद आने वाले आफ्टर शॉक की आशंका से घबराए हुए हैं। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में कई आफ्टर शॉक आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।